देखते हैं कि फाहियान किसके समय में भारत आया था। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त टू के समय में भारत आया था। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर के जो आकर्षक द्वार होते हैं उनको बोलते हैं गोपुरम। शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था बलबन ने। शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। किसने किया था प्रतिपादित? तो ये किया था बलबन ने। भारत में कागज का प्रथम प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। भारत में कागज का प्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश दरबार में कब हुआ? तो अकबर के समय में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में हो गया था अकबर के समय में ही। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ वर्ष 1929 में। बिहार अधिनियम के तहत एक अलग राज्य बना तो वो बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बिहार अधिनियम के तहत एक अलग राज्य बना तो वो बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ये राज्य लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार 1935 अधिनियम के तहत जो है एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका था। अशोक मेहता कमेटी, तो ये कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता कमेटी जो है ना, कमेटी आयोग बोल लीजिए इसको, इसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है लोकसभा के प्रति, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री भी क्या है, एक सांसद होता है, तो किसके प्रति जवाबदेह होगा? तो लोकसभा के प्रति। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो तो राज्यसभा का भी एमपी हो सकता है, तो उस स्थिति में भी वो जो है वो जवाबदेह होगा लोकसभा के प्रति ही। भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान जो है वो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है? तो एकात्मक है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो वह है 1 हेक्टेयर से कम है ये। भारत में अर्थ शोषण निवारण अधिनियम लागू हुआ 2005 में। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 2005 में। ट्रिम्स जो है व्यापार संबंधी निवेश उपाय है। ट्रिम्स जो है वो व्यापार संबंधी निवेश उपाय है। नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार जो है वो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। कोकोज प्लेट, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट को बोलते हैं कोकोज प्लेट। कोकोज प्लेट कहाँ है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट को बोलते हैं कोकोज प्लेट। अमेरिका में रस्ट बाउल किसको बोलते हैं? तो पिट्सबर्ग प्रदेश को बोलते हैं रस्ट बाउल। अमेरिका के रस्ट बाउल का क्षेत्र कौन है? तो पिट्सबर्ग प्रदेश है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सक्षमता उपागम को अप्रोच बोलते हैं इंग्लिश में, तो सक्षमता उपागम जो है वो लेकर के आए थे अपने अर्थशास्त्र में, जिसके लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है वो सक्षमता उपागम लेके आए थे। ये थ्योरी है जिसके तहत उनको अर्थशास्त्र मिला था। ये गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ मामला है। कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत कितना है? तो 22% है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं? तो ये है कोयम्बटूर में।
देखिए, एक सक्षमता उपागम को मैं एक सामान्य भाषा में थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि गरीब कल्याण के लिए कई सारी योजना लेके आती है सरकार। मैं एक छोटे से शहर का एग्जांपल देता हूँ, मैं चलिए अपने शहर के एग्जांपल देता हूँ, समस्तीपुर शहर के। तो समस्तीपुर शहर में 3 कारखाने हैं, एक जूट मिल है, एक चीनी मिल है और पेपर मिल है। और ऐसा नहीं है, समस्तीपुर शहर में जो है ना, अगर चाहे तो गंडक नदी पे छोटी छोटी 2-3 विद्युत परियोजनाएं भी लागू की जा सकती है। फिर भी यहाँ पर ये कोई तीनों जो पुराने जो कारखाने हैं वही बंद पड़े हैं, वो कारखाने चालू अवस्था में नहीं है। और सरकार क्या कर रही है कि सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा जो टैक्स का जो पेयर का है वो खर्च करती है सरकार, तो गरीबों को मुफ्त अनाज या फिर मनरेगा जैसे कार्यक्रमों में उनको मौका देती है। मनरेगा में भी कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता और मैक्सिमम जो मज़दूर हैं उन्होंने जनप्रतिनिधियों से, लोकल जनप्रतिनिधियों से साठगांठ कर रखे हैं। दरअसल वो मज़दूर हैं ही नहीं, वो सामान्य लोग हैं जिनके खातों में बहुत आराम से पैसे जा रहे हैं। तो ये एक पैसे का जो सरकारी पैसे है उसका दुरुपयोग है। खैर, अगर हम लोग प्रोफेसर अमर्त्य सेन के थ्योरी के ऊपर में चलते तो क्या होता कि सारे मज़दूरों को हम कम से कम अपने ही कारखानों में काम दे देते। कारखाने भले ही घाटे में चलते, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता, जिसमें कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट होता मज़दूरों का। तो उससे क्या है कि इन फ्यूचर में वो कहीं और बेहतर काम की तलाश में जा सकते थे जहाँ पे उनको काम मिल जाता। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होने से बहुत बड़ा लॉस जो है वो गरीबों का है, क्योंकि एक तो वो काम करना भी नहीं सीख रहे हैं और हो सकता है इन फ्यूचर में कभी किसी कारणवश सरकार जो है ये सुविधाएं जो है वो बंद कर दे। अगर सरकार के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़े तो वो मुफ्त अनाज की योजना बंद भी कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 1904 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। 17 से 20 वर्ष के युवा का चयन किया गया। कॉलेज राजकोट, लाहौर, इंदौर और अजमेर में स्थापित किया गया। अभी अभी हमने देखा था कुछ चीज़ों को कि नवंबर 1904 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। नवंबर 1904 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने, वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंग भंग कर दिया था। इसमें क्या था, तो 17 से 20 वर्ष के युवाओं का चयन किया गया था। कॉलेज राजकोट, लाहौर, इंदौर और अजमेर में स्थापित किया जाना था। बंगाल विभाजन कभी नहीं छोड़ेगा। घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। परिणाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो बंगाल विभाजन जो है इसको मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम से ज़रूर से ध्यान रखिए। अब देखते हैं मदन लाल धिंगरा से संबंधित चीज़ों को। मदन लाल धिंगरा भी जो है ना आयोग के बहुत फेवरेट हैं, तो मदन लाल धिंगरा से संबंधित प्रश्न भी जो है वो आ जाता है। और क्योंकि कई सारे टॉपिक्स इससे जुड़ जाते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले मदन लाल धिंगरा जो थे ना वो इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया हाउस कहाँ था? तो लंदन में था। तो वहाँ पर क्या था, जो कर्नल वाइली जो है ना हमेशा जासूसी के चक्करों में पड़ा रहता था वो, ठीक है ना, वो इंडिया हाउस की। तो क्या हुआ कि अभिनव भारत से भी जुड़े हुए थे मदन लाल धिंगरा, तो इन्होंने हत्या कर दी कर्नल वाइली की। कब की? 1 जुलाई 1909 को। और इसके उपरांत क्या हुआ, तो मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई। कब? 17 अगस्त 1909 को। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये सारे चीज़ हमने देख लिया कि मदन लाल धिंगरा कौन थे? क्रांतिकारी थे, इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे जिसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत से भी जुड़े थे। हत्या कर दी है कर्नल वाइली की 1 जुलाई 1909 को और इनको फांसी दे दी गई 17 अगस्त 1909 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके अंतर्गत प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बरकरार रहा। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ये था भारत सरकार अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु। क्या था? उद्देश्य क्या था?
तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना, इसके अंतर्गत प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण बरकरार रहा। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारत उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में मुस्लिम लीग के सदस्य एवं डॉक्टर अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की थी, बेलगांव, कर्नाटक में। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बार बार इन सारे प्रश्नों को रिपीट भी कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से थे, द्वारा वर्ष 1946 में भारत भेजा गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे वो, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ टुडे के प्रमुख थे, एवं अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थी, इनकी अध्यक्षता में भारत आए थे। याद रहेगा, कैबिनेट मिशन के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे, द्वारा वर्ष 1946 में भारत भेजा गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ टुडे के प्रमुख थे, एवं अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, को भेजा गया। इसमें अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे, जो भारत सचिव थे। नाउ एंड नेवर पैम्पलेट रहमत अली ने लिखा है, पाकिस्तान का वास्तविक संस्थापक सृजनकर्ता इसी काम को, देखिए, नाउ एंड नेवर है ना, रहमत अली ने लिखा है, ये पाकिस्तान का वास्तविक संस्थापक या सृजनकर्ता भी इन्हीं को माना जाता है। इसी काम को मोहम्मद अली जिन्ना एवं इकबाल ने बखूबी आगे बढ़ाया। पॉम्पलेट का प्रथम प्रकाशन 28 जनवरी 1933 को हुआ था। पॉम्पलेट का प्रथम प्रकाशन 28 जनवरी 1933 को हुआ था। अब देखते हैं पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 को देखते हैं। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था 1900 में। साहूकारों से बचाया था किसानों को। कृषि बैंक एवं सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी इसमें। तो उस समय साहूकार जो थे ना, वो बहुत बुरी तरह से लौट रहे थे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमेशा अंग्रेज जो है वो भारतीयों का दमन ही करते थे। बहुत सारे मामलों में उन्होंने ना दबे कुचलों की आवाज़ भी उठाई और उनके फेवर में कानून भी बनाए। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में लागू हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। साहूकारों से बचाया था कृषि एवं सहकारी समितियों की स्थापना करके। 27 जून 1947 को अंतरिम सरकार में एक अलग नेटिव स्टेट की स्थापना की गई। इस राज्य विभाग का प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया। 27 जून 1947 को अंतरिम सरकार में एक अलग नेटिव स्टेट की स्थापना की गई। इस राज्य विभाग का प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 में, हम लोग देखते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 क्या थे, तो स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रवादी नेता थे, किसान आंदोलन के जनक थे, सन्यासी किसान नेता थे, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और क्रांतिकारी थे। हुंकार जो पटना में है वो उन्होंने प्रकाशित किया। उनके द्वारा जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें है हुंकार पटना से, जनता पटना से, विशाल भारत कलकत्ता से और कल्याण गोरखपुर से। तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हम लोग को काफ़ी जानकारी मिल जाती है। कब से कब तक रहे, 1889 से 1950 तक रहे। स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रवादी नेता थे, किसान आंदोलन के जनक थे, सन्यासी किसान नेता थे, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और क्रांतिकारी थे। और उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, जिसमें हुंकार पटना से, जनता पटना से, विशाल भारत कलकत्ता से और कल्याण गोरखपुर से प्रमुख है। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्रनाथ सन्याल ने स्थापित की थी। अनुशीलन समिति अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में एक गुप्त संस्था थी। इसका मुख्य कार्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग का अनुशीलन यानी चलना था। यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार हैं, ये बेसिक चीज़ है। यदुनाथ सरकार क्या है, तो एक इतिहासकार हैं।
पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्रनाथ सान्याल ने स्थापित की थी। अनुशीलन समिति अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में एक गुप्त संस्था थी। इसका प्रमुख कार्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग का अनुशीलन था। तो कई बार प्रश्न आता है अनुशीलन समिति क्या थी, तो एक क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति। अब देखते हैं मजरूल हक। मजरूल हक ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था मातृभूमि पत्रिका निकाली। कांग्रेस कमेटी 1906 के उपाध्यक्ष चुने गए थे मजरूल हक। तो मजरूल हक इसलिए मशहूर है, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन एक पत्रिका निकाली थी मातृभूमि, और कांग्रेस कमेटी 1906 के उपाध्यक्ष चुने गए थे ये। 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह किसान सभा का गठन करके किसानों के अधिकारों की आवाज़ उठाने लगे। जुबैर को किसान सभा का सदर यानी अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह को नायब सदर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1923 में जुबैर स्वराज पार्टी के सचिव बनाए गए। वर्ष 1923 में मोहम्मद जुबैर जिला बोर्ड और निकाय चुनाव मुंगेर जिला के चेयरमैन और श्री कृष्ण सिंह डिप्टी चेयरमैन बनाए गए। वापस से देखें, वर्ष 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह किसान सभा का गठन करके किसानों के अधिकारों की आवाज़ उठाने लगे। जुबैर को किसान सभा का सदर यानी अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह को नायब सदर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1923 में जुबैर स्वराज पार्टी के सचिव बनाए गए। वर्ष 1923 में मोहम्मद जुबैर जिला बोर्ड और निकाय चुनाव मुंगेर जिला के चेयरमैन और श्री कृष्ण सिंह डिप्टी चेयरमैन बनाए गए। देखते हैं बिहार कांग्रेस समाजवादी दल स्थापना 1934 में। प्रमुख अनुयायी कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। सचिव अशोक मेहता, नरेंद्र देव और मीनू मसानी। बिहार कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी 1934 में। प्रमुख अनुयायी थे जयप्रकाश नारायण, जो सचिव थे अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। संविधान सभा की बात करते हैं तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार से 36 सदस्य थे। संविधान सभा में बिहार से 36 सदस्य थे, जिसमें प्रमुख थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, अमिय कुमार घोष, केटी शाह, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद ताहिर इत्यादि। ठीक है, तो ये सब प्रमुख थे। 36 सदस्य को याद रखना संभव नहीं है, बहुत नाम आ जाएंगे। तो जो प्रमुख थे, जो बाद में भी अपना योगदान देते रहे, वो यही प्रमुख है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मंत्रिमंडल बिहार के अन्य सदस्य थे कुमार अजीत प्रसाद सिंह, गुरु सहाय लाल, वहाब अली। राज्यपाल के हस्तक्षेप आश्वासन के बाद श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाई थी। बिहार में 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, पहली बार 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल तो भूलने का दिन ही नहीं है। मंत्रिमंडल बिहार के अन्य सदस्य थे कुमार अजीत प्रसाद सिंह, गुरु सहाय लाल, वहाब अली। राज्यपाल के हस्तक्षेप आश्वासन के बाद श्री कृष्ण सिंह ने बाद में सरकार बनाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड मिंटो, और क्योंकि मार्ले मिंटो अधिनियम में ही पाकिस्तान के बीज जो है वो बोए गए थे। 1824 से 1833 में पटना लॉन जो है वो कहा जाता था गांधी मैदान को। 1824 से 1833 तक गांधी मैदान जो पटना लॉन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान केंद्र था ये पटना लॉन जो था ना, वो केंद्र था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वो हर तरह के हो हंगामे का। 1948 में गांधी जी की मौत के बाद उसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया, लेकिन पता नहीं बीपीएससी ने कुछ अजीब सा उत्तर दिया था। लेकिन ये जो सबसे जो नज़दीक है ना उत्तर, ये यही है कि 1948 में जब गांधी जी की डेथ हो गई, उसके बाद उसका नाम जो है पटना लॉन का नाम जो है वो गांधी मैदान हो गया। आयोग ने शायद माना था कि गांधी जी के पटना आगमन पर, इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। इस तरह का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज भी नहीं है। 1948 के बाद ही लगभग जो है उसका नाम गांधी मैदान जो है हुआ है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं तैयब जी ने की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं तैयब जी ने की थी।
1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन एवं बम्बई एसोसिएशन जो है वो उसकी स्थापना हुई। 1866 में नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापित किया और 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन एवं बम्बई एसोसिएशन, 1866 में नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में और 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1885 में। किसके द्वारा? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं तैयब जी के द्वारा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है। CWG के अंतर्गत उष्णार्ध युक्त जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है, जहां ग्रीष्मकालीन ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है। कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण वार्षिक एवं मासिक तापमान एवं वर्षा काल के आधार पर क्रियान्वित किया था। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। त्रिवेणी नहर जो है बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। त्रिवेणी नहर जो है बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। निर्माण 1909 में किया गया था। इसका निर्माण जो 1909 में किया गया था। घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। सूत्र है इसका SiO2। घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। सूत्र है इसका SiO2। ब्रोमीन सामान्य ताप पर गहरे लाल यानी ब्राउन रंग का द्रव है। यह वर्ग 17 का सदस्य है। ब्रोमीन से संबंधित प्रश्न भी कई बार आते हैं। तो ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर गहरे लाल ब्राउन रंग का द्रव्य है। यह वर्ग 17 का सदस्य है। अब बात करते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। तो देखिए अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड की बात करें, ठीक है ना, तो 3900 से 7600 में तो हमें चीज़ें दिखती है। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम में हमें चीज़ें दिखती है। इससे कम रहेगा तो अल्ट्रावायलेट हो जाएगा और इससे ज़्यादा रहेगा तो इंफ्रारेड हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है। लाल रंग में और वायलेट में क्या दोनों में प्रकृति है, ये हम लोगों में से अधिकांश लोग जानते हैं। तो कम रहेगा 39 एंगस्ट्रम से कम तो अल्ट्रावायलेट हो जाएगा। 7600 एंगस्ट्रम से ज़्यादा रहेगा तो इंफ्रारेड हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रहेगा तो इसमें चीज़ें हमें नहीं दिखेगी और कई तरह की अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो काफ़ी नुकसान भी करती है। और इंफ्रारेड की रेज भी नुकसान करती है। 7600 एंगस्ट्रम से ऊपर हो जाएगा तो इंफ्रारेड हो जाएगा। इसके बीच में जो वस्तु रहेगी ना उसी को हम लोग देख पाएंगे। अब देखते हैं मानव पसीना। मानव पसीना में मैग्नीशियम कितना होता है? तो 0.0013 मिलीग्राम लीटर इसमें होता है। और मैग्नीशियम प्लस गंधक होता है। मैग्नीशियम प्लस गंधक होता है। कितना होता है? 0.0013 मिलीग्राम लीटर मैग्नीशियम और गंधक होता है मानव पसीना में। जल योजित कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है। इसका कारण कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का नीला रंग होना है। जल योजित कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O को नीला थोथा कहा जाता है। इसका कारण कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का नीला रंग होना है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। यह रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा नियंत्रित करता है, जो कि इसे ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज एवं मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, अतः इंसुलिन मानव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। यह रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा नियंत्रित करता है, जो कि इसे ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, अतः इंसुलिन मानव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है तथा सल्फाडाइजिन भी। देखिए पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन जो है एक एंटीबायोटिक्स है। कार्बोहाइड्रेट्स
किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो चावल में। होता सब में है, गेहूं में भी, जौ में भी, मक्का में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चावल में होता है। तो अगर ताकत प्राप्त करना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है, तो चावल खाइए। कार्बोहाइड्रेट शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा हमारे भोजन का मुख्य भाग होते हैं। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि चावल खाने के बाद नींद आती है, तो वो थोड़े समय के लिए झपकी आ सकती है, लेकिन लंबे समय का फ़ायदा ही है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में मैक्सिमम है? तो चावल में। गेहूं, जौ, मक्का आदि में भी मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा मिलता है किसमें? चावल में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा हमारे भोजन का मुख्य भाग होते हैं। सबसे ज़्यादा उपज भी होती है हमारे देश में, वो चावल की ही होती है। सबसे ज़्यादा चावल ही उपजाई जाती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा धातु भार को देखते हैं कि इससे भी संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं, ठीक है ना। कई बार आ जाएगा इनमें से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो भारी है वो है ऑस्मियम, क्योंकि इसकी घनत्व है 22.60। ऑस्मियम का घनत्व कितना है? 22.60। इसके बाद है प्लेटिनम 21.45। सोना है 19.32, पारा है 13.55, चांदी है 10.50। एक बार प्रश्न पूछा था कि इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है, और ये 4 ऑप्शन थे, प्लेटिनम, सोना, पारा, चांदी। तो इस बार ये दे सकता है कि इनमें सबसे भारी कौन सा है, और इसमें हो सकता है कि ऑस्मियम दे दे, सोना, पारा और चांदी दे दे। तो इस तरह से बीपीएससी में एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई समस्या नहीं आएगी। हल्के से देख लीजिए, सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम 22.60, प्लेटिनम है 21.45, सोना है 19.32, पारा है 13.55 और चांदी है 10.50। देखिए स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से लोहे तथा क्रोमियम की मिश्र धातु है, जिसमें क्रोमियम लगभग 10.5% है। ये क्रोमियम है। तो स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से क्या है? तो लोहे तथा क्रोमियम की मिश्र धातु है, जिसमें क्रोमियम लगभग 10.5% है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या है? तो जिप्सम है। CaSO4 × 2H2O को 373 K पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम यानी CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। CaSO4.2H2O 373 जूल को गर्म करते हैं तो CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O मिलता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।